हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। हम लोग इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। 6 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 7th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 7वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन। जो मैं काफी बार कह चुकी हूँ पहले भी कि ये इंस्ट्रक्शन हमें ध्यान से पढ़ने चाहिए। भले ही आपको पहले से पता है बट फिर भी समय निकाल के ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो हमें ध्यान से पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हम पिछले 6 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ने हैं और सही ऑल्टरनेटिव चूज करना है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है। स्टेटमेंट 1 है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीप्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स एज रिजर्व टू अवॉइड टू मच लेंडिंग टू पब्लिक। ठीक है, ये है स्टेटमेंट 1। एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो एक्ट एज अ डिटरेंस टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये स्टेटमेंट 2 है। तो आपको बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, या एक स्टेटमेंट ट्रू है एक स्टेटमेंट फॉल्स है, या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो ये चार ऑल्टरनेटिव आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक, तो चलिए करना शुरू करें। तो ये जो क्वेश्चन है बैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक, और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हुई है, आरबीआई तो आप जानते ही हैं आरबीआई क्या है। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है, रिजर्व बैंक। ठीक, और फिर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। इन पे सेपरेट वीडियो बने हैं मेरे चैनल पे, आप रेफर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली सीआरआर का है, कैश रिजर्व रेशियो की यहाँ पे बात हो रही है। तो सीआरआर याद तो है ना क्या होता है। सीआरआर देखिए नाम क्या है, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इट इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट। ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास जो टोटल डिपॉजिट होता है उसका एक सर्टेन परसेंट कॉमर्शियल बैंक को रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, इन द फॉर्म ऑफ कैश विद आरबीआई। ये बात समझ में आ रहा है। सीआरआर होता क्या है, नाम क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कॉमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट आरबीआई के पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, एक एज अ रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना होता है। तो वही क्या होता है, सीआरआर। और ये जो दो स्टेटमेंट है ना, ये बेसिकली सीआरआर का, सीआरआर के पर्पस से रिलेटेड है ये दो स्टेटमेंट। ठीक, तो मैं चलिए पहले आपको पर्पस बता देती हूँ, फिर आप ही खुद ही बता देंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है या दोनों सही है। तो देखिए सीआरआर का पर्पस क्या है, ये जो कैश रिजर्व रेशियो है ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, क्यों कहा गया कि कॉमर्शियल बैंक एक सर्टेन परसेंट अपनी जो टोटल डिपॉजिट है उसका एक सर्टेन परसेंट एज रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ कैश आरबीआई के पास रखें, ऐसा क्यों कहा गया। ठीक है, इसके पर्पस की अगर मैं बात करूं, इसके दो मेन पर्पस है। ठीक, पहला पर्पस क्या है कि इससे क्या होगा कि अगर सपोज करिए कोई सडन लाइबिलिटी आ गई, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के पास अगर कोई सडन लाइबिलिटी आ गई, अगर सडन बहुत विड्रॉल हो गया कॉमर्शियल बैंक से, ठीक है, तो उस केस में वो अपनी लाइबिलिटी को मीट कर पाएगा क्योंकि उसने अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट किसके पास रखा है, आरबीआई के पास रखा है। ठीक है, तो एक पर्पस इसका ये है। दूसरा पर्पस है टू कीप द इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। ये जो इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने में भी सीआरआर रेशियो हेल्प करता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी में सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी सीआरआर हेल्प करता है। अब ये कैसे हेल्प करता है बताती हूँ। देखिए सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, अगर कैश रिजर्व रेशियो लोअर है, अगर कैश रिजर्व रेशियो कम है, तो क्या होगा, बैंकों के पास, जो कमर्शियल बैंक है उनके पास क्या होगा, ज्यादा पैसा होगा। अगर सीआरआर कम है यानी बैंक कम पैसा, कम परसेंटेज उन्हें अपने डिपॉजिट का मेंटेन करना है आरबीआई के पास। ठीक है, सीआरआर अगर कम होगा यानी जो मनी अवेलेबल होगा कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है, लेंड करने के लिए, उधार देने के लिए, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, लोअर रेट पे, लोअर इंटरेस्ट रेट पे क्या करेंगे, वो उधार देंगे। ठीक है, और अगर लोअर रेट पे इंटरेस्ट पे उधार, वो उनके पास ज्यादा पैसा अवेलेबल रहेगा, तो इससे क्या है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा।
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लेकिन इसी की जगह अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तो क्या होगा, सीआरआर बढ़ा दिया जाता है। सीआरआर बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक को अपना जो टोटल डिपॉजिट है इसका ज्यादा परसेंटेज रखना है आरबीआई के पास। तो इससे क्या होगा, क्रेडिट सप्लाई जो है, अगर सीआरआर बढ़ गया यानी कमर्शियल बैंक के पास जो क्रेडिट सप्लाई है वो कम हो गई, उधार देने के लिए पैसे कम हो गए। ठीक, तो इस तरीके से ये हेल्प करता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो अब आप दोनों स्टेटमेंट पढ़िए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये सही है कि नहीं है। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, आरबीआई कीप्स अ सर्टेन परसेंट ऑफ डिपॉजिट एज रिजर्व टू अवॉइड टू मच लेंडिंग टू पब्लिक। तो ये सही है कि आरबीआई एक सर्टेन परसेंटेज इसलिए रखता है ताकि बहुत ज्यादा लेंडिंग, बहुत ज्यादा उधार, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई मार्केट में ना हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला क्या है, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो एक्ट एज अ डिटरेंस। डिटरेंस मतलब होता है ऑब्स्टिकल, ठीक है, रुकावट, अवरोध। ठीक है, तो ये जो रिजर्व रेशियो है ये एक्ट करता है एज अ डिफरेंस टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक। ये जो कॉमर्शियल बैंक जो क्रेडिट अवेलेबल कराते हैं पब्लिक को, ठीक है, उसमें एक रुकावट पैदा करता है। हाँ सही बात है, वही बताया था ना, अगर सीआरआर बढ़ जाएगा तो क्रेडिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ। क्लास 12 के स्टूडेंट मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम कैसे तैयारी करें बोर्ड की। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। फरवरी का महीना चल रहा है, अब बस बोर्ड एग्जाम शुरू ही होने वाले हैं, फरवरी एंड से शुरू हो रहे हैं। तो वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैंने पहले भी बताया है कि सैम्पल पेपर और पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में आ चुके हैं वो लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने काफी कुछ लगा लिया होगा, बट अगर अभी तक भी आपने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो जरूर कर लीजिए, अब समय कम है। बट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि समय निकल गया है। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं, अभी भी सफिशिएंट समय है, क्योंकि कोर्स तो आप कंप्लीट कर चुके हैं ना, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब केवल आपको जो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो लगाने हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है, ओसवाल गुरुकुल की सीबीएसई की लास्ट 10 ईयर की सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक है। आप ये रेफर कर सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। इवन मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको मैं यही बुक रेफर करती हूँ, इसी बुक से प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और इस बुक की एक खास बात ये है कि इसमें ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। कॉमर्स, अगर आप क्लास 12 के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं उसके लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको एक ही जगह इसी बुक में मिल जाएंगे। ठीक, प्लस इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, एग्जाम के रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ये सब भी दिया गया है। ठीक है, तो जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, तो जरूर ये बुक परचेज कर लीजिए, इससे प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ठीक है, वैसे इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। और इसी के साथ ही ओसवाल वालों का ये वेब पोर्टल भी है, oswal.io के नाम से। तो एक बार इस पोर्टल पर भी जरूर विजिट करें। इस पोर्टल पर आप टेस्ट दे सकते हैं, यू कैन अटेम्प्ट सैम्पल पेपर ऑनलाइन। आप ये जो सैम्पल पेपर टेस्ट है ये ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन दिस असेसमेंट प्लेटफॉर्म oswal.io। ठीक है, एंड टेस्ट के बाद आपको रिजल्ट भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि केवल टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद आपको रिजल्ट भी मिलेगा फ्रॉम एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें जो भी मेल आईडी आप इसमें डालेंगे उस मेल आईडी पे आपका रिजल्ट आएगा, टेस्ट के बाद जो भी रिजल्ट है वो आएगा। ठीक है, तो जरूर एक बार इस प्लेटफॉर्म पे भी विजिट करिएगा, ट्राई करिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ आईपीआर 1956। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा वैलिड स्टेटमेंट नहीं है, यानी कौन सा फॉल्स है, ये पूछा गया है रिगार्डिंग आईपीआर 1956। ठीक, अब बताइए व्हाट इज आईपीआर 1956। आईपीआर 1956 मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के संदर्भ में कौन सा इसमें से स्टेटमेंट गलत है वो आपको बताना है। ठीक, तो आईपीआर 1956, इस क्वेश्चन को करने के लिए आईपीआर 1956 की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर आप देख लेंगे इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आईपीआर आपको 1956 के बारे में बता देती हूँ। तो दिस इज, ये जो आईपीआर 1956 है, दिस इज द सेकेंड कम्प्रहेंसिव स्टेटमेंट। ये जो है ये सेकेंड कम्प्रहेंसिव स्टेटमेंट है ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया
ठीक है, उस पे ये सेकेंड कंप्रेहेंसिव स्टेटमेंट है आफ्टर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। सबसे पहले आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आईपी 1948, आईपी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 आई थी सबसे पहले। और उसके बाद जो सेकेंड कंप्रेहेंसिव स्टेटमेंट आया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, वो था आईपीआर 1956। ठीक। वैसे इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, चलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू आईपीआर 1956 जो इंडस्ट्रीज थी उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। ये काफी खास बात है कि इस आईपीआर 1956 के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। ठीक। शेड्यूल ए में क्या आता है, ये फर्स्ट कैटेगरी थी जिसमें इंडस्ट्रीज जो होती थी, दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय स्टेट। ठीक है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट इनको ओन करती है, वो इंडस्ट्रीज आती थी शेड्यूल ए में। इसमें 17 इंडस्ट्रीज आती थी। ठीक है, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनेशन हुआ, ठीक है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन हुआ, एटॉमिक एनर्जी हुआ, रेलवे हुआ, ठीक है, रेलवे हुआ, एनर्जी हुआ, ठीक है, ये सब इसमें आता था। शेड्यूल बी में क्या होता होता था, शेड्यूल बी में जो स्टेट होता था वो सेटअप करता था इंडस्ट्री को। ठीक है, शेड्यूल बी में स्टेट सेटअप करता था इंडस्ट्री को एंड प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट करता था एफर्ट्स ऑफ स्टेट को। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री कौन सेटअप करेगा, स्टेट सेटअप करेगा और प्राइवेट सेक्टर उसको हेल्प करेगा। ठीक। इसमें कितनी इंडस्ट्रीज आती थी, इसमें 12 इंडस्ट्रीज आती थी। बेसिकली वो माइनिंग की होती थी, माइनिंग की, एल्यूमिनियम की, ये सब इंडस्ट्रीज इसमें आती थी। और जो अगला था शेड्यूल सी, तो जो रिमेनिंग इंडस्ट्री थी ना वो सब जाती थी शेड्यूल सी में। ये जो इंडस्ट्रीज थी ये प्राइवेट सेक्टर के लिए थी और ये रिमेनिंग इसमें आती थी, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए थी और ये रिमेनिंग इसमें आती थी। बट इस ये जो शेड्यूल सी थी इसकी जो इंडस्ट्री थी इनको भी स्टेट ही कंट्रोल करता था, और कैसे कंट्रोल करता था, लाइसेंसिंग के द्वारा। ठीक है, लाइसेंस के द्वारा इसको शेड्यूल सी की जो इंडस्ट्रीज है उनको कंट्रोल करता था। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन 1956 से रिलेटेड। कुछ और भी खास बात थी, जैसे एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये जो आईपीआर 1956 था इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना इंडस्ट्रीज को, कोई भेदभाव नहीं करना। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको प्रमोट करना, ताकि रीजनल डिस्पैरिटी मतलब क्या है कि कुछ एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं जबकि कुछ एरियाज बहुत पिछड़े हुए हैं, तो वही रीजनल डिस्पैरिटी ताकि रिमूव हो सके। और और आईपीआर 1956 में ये भी क्लॉज था कि जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको इंसेंटिवाइज्ड किया जाए। इसका मतलब क्या है, इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए, इजी लाइसेंसिंग, लाइसेंस इजीली प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडस्ट्री सेटअप करें। ठीक है, जो कुछ क्रिटिकल इनपुट है, क्रिटिकल इनपुट यानी बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना। ठीक है, तो जो क्रिटिकल इनपुट है वो सब्सिडाइज रेट पे, सस्ते रेट पे प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और देर इज नो प्रोविजन ऑफ डीज रिजर्विंग द गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो गुड प्रोड्यूस हो रहे थे हो, उनको ऐसा कोई डी रिजर्व करने का ऐसा कोई क्लॉज नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आईपीआर 1956 की। तो अब मैंने काफी कुछ बता दिया है, तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा सही है। आपको बताना है कौन सा गलत स्टेटमेंट है, वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द कोर इंडस्ट्री वेयर गिवन टू द पब्लिक सेक्टर। तो जो कोर इंडस्ट्रीज है उनका ओनरशिप एंड मैनेजमेंट किसको दिया गया, पब्लिक सेक्टर को, तो ये तो सही है। अगला क्या है, टैक्स बेनिफिट वेयर गिवन टू द इंडस्ट्रीज बीइंग एस्टैब्लिश इन बैकवर्ड रीजन टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी। तो अभी बताया था ना, रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा थी, कुछ एरिया बहुत ज्यादा डेवलप थे, कुछ कम थे। तो बैकवर्ड एरिया में अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करता है तो उसको प्रमोट करने के लिए क्या दिया जा रहा था, टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा था, तो ये भी सही है। फ्यू इंडस्ट्रीज वे अलाउड टू बी ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, तो हाँ बताए शेड्यूल सी की जो इंडस्ट्रीज है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए थी, तो ये भी सही है। अगला क्या है, गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर डी रिजर्व। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अभी मैंने बताया कि ये गलत है। ऐसा कोई भी किसी गुड को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ऐसा कुछ डी रिजर्व नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपको यहाँ पे फॉल्स ही बताना था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन आपको रीड करना है एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव।
ठीक। assertion आपको दिया गया है एंड रीजन आपको दिया गया है। आपको बताना है कि क्या assertion एंड रीजन दोनों सही है एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, या दोनों सही है बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का, या एक सही है एक गलत है। ठीक है, ये आपको बताना है चारों ऑप्शन में क्या सही है। पर इससे पहले जरा assertion एंड रीजन पढ़ तो ले। ठीक। तो assertion क्या दिया गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, assertion दिया गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज एन एक्सपेंशन इन फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो assertion क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद एक्सपेंशन हुआ जो फार्म्स आउटपुट है, ठीक है, खेती से फार्म्स आउटपुट जो हो रहे हैं और जो नॉन फार्म्स आउटपुट है, दोनों में एक्सपेंशन हुआ और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा, इनकम बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। तो ये assertion है। और यहाँ पे इसका रीजन क्या दिया गया है कि रूरल बैंकिंग हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू अवेल बेनिफिट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी फॉर मीटिंग देयर नीड। रीजन दिया गया है कि जो रूरल बैंकिंग शुरू हुई, गांव में जो बैंकिंग की सेवा शुरू की गई, रूरल बैंकिंग की गई, इसने बहुत हेल्प किया फार्मर्स को टू अवेल द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, जिससे फार्मर जो है क्रेडिट फैसिलिटी उधार मिल पाया फार्मर को, और फार्मर जो है अपनी जो बेसिक नीड है उसको फुलफिल कर पाए। तो दिस इज द रीजन, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो फार्म है, जो नॉन फार्म आउटपुट है, वो बहुत ज्यादा बढ़े थे। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ गया था, फार्म फार्म आउटपुट एंड नॉन फार्म आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? विद द हेल्प ऑफ, बुक आपने पढ़ी होगी, विद द हेल्प ऑफ रूरल बैंकिंग। बिकॉज ऑफ रूरल बैंकिंग, ये जो गांव में जो बैंकिंग सेवा शुरू की गई, इससे जो है इंडिपेंडेंस के बाद जो है फार्म एंड नॉन फार्म आउट जो थे आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और ये जो रूरल बैंकिंग है, इससे दोनों टाइप की फैसिलिटीज मिल रही थी, एडवाइजरी सर्विस भी मिल रही थी। ठीक है, एडवाइजरी सर्विस भी मिल रही थी प्लस क्रेडिट फैसिलिटी तो मिल ही रही थी। तो रूरल बैंकिंग से बहुत सपोर्ट मिला। ठीक है, इससे फार्म नॉन फार्म आउटपुट ये सब बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लोगों ने रोजगार, अपना खुद का रोजगार शुरू किया। ठीक है। तो इसका, ये जो रूरल बैंकिंग है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा रूरल फार्म पे, और इससे एम्प्लॉयमेंट, इनकम सब, और फार्म और नॉन फार्म आउटपुट बढ़ा। ठीक है। तो यानी ये जो रीजन है, दिस इज द करेक्ट रीजन ऑफ दिस assertion। ये जो रीजन यहाँ पे दिया गया है, ये करेक्ट रीजन है ऑफ दिस assertion कि इंडिपेंडेंस के बाद क्यों बढ़ा, बिकॉज ऑफ रूरल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग के कारण बढ़ा। तो अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि assertion और रीजन दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट। तो चलिए आज मैं यहीं तक रखती हूँ, अगले लेक्चर वीडियो में अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस किया है, अगले लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।